Welcome to Quality Coaching Academy. लेते हैं, कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई। आई होप आप समझ गए कि आप टेंशन फ्री आगे बढ़ेंगे। 123 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg स्फीयर हैविंग रेडियस 1 मीटर। तो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr² है। तो 2 की जगह 2, 5 की जगह 5, मास हमें मिला है 2 और रेडियस हमें मिला है 1, तो इससे आता है 4/5 and the correct option is option A. Now I am solving 124. When apparent weight of an object is 0, it will be. तो याद रखना my dear students, apparent weight और real weight में क्या फर्क है। रियल वेट W is equal to mg, ये कौन सा वेट होता है, ये रियल। और आपको पता है apparent weight क्या होता है, आसान आसान रहता हुआ ही खाना, मुझे आसान लफ्ज चाहिए। The reading by spring balance is called apparent weight. तोड़ना आसान डेफिनेशन, रीडिंग बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपको जो रीडिंग दे रहा है बस वो apparent weight है। The apparent weight की सबसे आसान इंडिकेशन, स्प्रिंग बैलेंस बॉडी का जितना वेट रीड करके दे रहा है वो उसका apparent weight है। एक बॉडी 100 न्यूटन की है हकीकत में, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस एक हालत में आपको 200 न्यूटन दिखा रहा है, तो 100 न्यूटन उसका रियल है और जो स्प्रिंग बैलेंस दिखा रहा है वो एपेरेंट है। अगर एक बॉडी का ओरिजिनल वजन 100 न्यूटन है लेकिन आपने उसको स्प्रिंग बैलेंस से बांधा और एक सिचुएशन में स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग 0 पर आ रहा है, तो उसका एपेरेंट वेट क्या है। द रीडिंग बाय स्प्रिंग बैलेंस इज कॉल्ड एपेरेंट वेट, वो एपेरेंट है। अब गौर से देखिएगा, 10 की स्प्रिंग बैलेंस पैदा की, वरना इमेजिन करो ये मारकर उसके साथ लटका दो और रेस्ट में रखो, तो आप यकीन करें कि स्प्रिंग बैलेंस वही दिखाएगा जो उसका रियल वेट है। तो रेस्ट में एपेरेंट और रियल वेट बराबर होते हैं, लिहाजा पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन में है कि एपेरेंट वेट कब 0 है। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहे हैं कि वो सिचुएशन बताओ जिसमें एपेरेंट वेट क्या आ रहा हो, 0। तो बॉडी को रेस्ट में रखो, स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट करो, आप जितना उससे mg से आंसर आएगा उतना स्प्रिंग बैलेंस भी दिखाएगा। तो रेस्ट में कभी भी एपेरेंट वेट 0 नहीं होता। तो रेस्ट वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि रेस्ट वाला ऑप्शन में बॉडी का वेट स्प्रिंग बैलेंस वही शो करता है जो रियल हो। एट सरफेस, जमीन के सरफेस पर तराजू रख के, तराजू तलपी नहीं, तराजू रख के और उस पर बॉडी रखते, तराजू भी आपको 0 वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो सरफेस पर भी ये गलत है, जमीन के सरफेस पर भी एपेरेंट वेट 0 नहीं होता। लेकिन इस मार्कर को मैं स्प्रिंग बैलेंस के साथ लगा देता हूं और 1 2 3 कहकर इसे आजाद कर लेता हूं, तो दोनों फ्री फॉल में हैं। और फ्री फॉल में आप स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को देखो, वो 0 पर होगा, उसमें कोई एलांगेशन। तो फ्री फॉल में स्प्रिंग बैलेंस 100 न्यूटन बॉडी हो या 1000 न्यूटन बॉडी हो या 10,000 न्यूटन बॉडी हो, वो किसी का रीडिंग शो नहीं करता। इसको जस्ट लाइक ऐसे इमेजिन करें कि 100 किलोग्राम का पत्थर मैं आपके सर पे रख दूं, तो आपको महसूस होगा, काफी भारी लगेगा। लेकिन अगर उसी के साथ आप बुर्ज खलीफा से जंप लगाओ, तो जब तक बुर्ज खलीफा खत्म नहीं होता आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि 100 किलोग्राम का पत्थर आपके सर पे पड़ा है। कुछ समझ आ गई है। तो जिस तरह आप एक बॉडी का वजन फ्री फॉल के दौरान रीड नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसी तरह स्प्रिंग बैलेंस भी उसको रीड या डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो फ्री फॉल के दौरान हर बॉडी का एपेरेंट वेट क्या होता है, 0। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है जनाब, अ बॉडी इन फ्री फॉल जो है उसका एपेरेंट वेट हमेशा 0 होता है। जी सर, एट सरफेस एपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट, सरफेस पे भी बॉडी रेस्ट में होती है ना। 125 वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 125 डियर स्टूडेंट्स, और 125 जो हमारे पास है, 2 kg object revolving in a circle of radius 0.5 meter with 10 radian per second. What is the centripetal force? तो मास आपको मिला है 2, रेडियस आपको मिला है 0.5, ओमेगा आपको मिला है 10 और सेंट्रीपिटल फोर्स आपसे मांग रहे हैं। आई थिंक आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, मास है जनाब 2, ये है 0.5 और ये है 10 स्क्वायर, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड द आंसर इज 100 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लगता है 125 में भी। नाउ लेट मी एंटरटेन 126 डियर स्टूडेंट्स। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, एंड द डायमीटर नहीं ये रेडियस है, डायमीटर नहीं ये रेडियस है, हकीकत में ये डायमीटर ही था, लेकिन नीचे 0.25 की जगह ये 0.5 था,
बट कंपोजिंग एरर आया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब आप इसको रेडियस कंसिडर करें। क्वेश्चन 126 में यह है कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और उस सर्कुलर मोशन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि ओमेगा की वैल्यू 10 है, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 0.25 है, और आपसे कह रहे हैं कि लीनियर स्पीड क्या होगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में पुट करें 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड द आंसर इज 2.5। अ लिटिल बिट ट्रिकी, दैट वाज डायमीटर आपको 0.5 मिला था, तो आप पहले डायमीटर को हाफ करोगे फिर इसमें पुट करोगे, तो फिर भी आंसर 2.5 आएगा। लेकिन अफसोस की बात कि 0.5 की जगह 0.25 लिखा गया है, जिसकी वजह से मैं इसको रेडियस कह रहा हूं। आप इसको ठीक करें प्लीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 127। डियर स्टूडेंट्स, 127 दो सैटेलाइट हैं, इसका आंसर अब मुझे आपसे चाहिए। अब सैटेलाइट जो है वो सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट सिलेबस में इतना बड़ा लिखा है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, एंड सैटेलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। तो इसका क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा तो कहां से उठाऊंगा? यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन की एक ही एग्जांपल आपके बुक में है और वो सैटेलाइट है, और सिलेबस में लिखा है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, तो यही उसका एग्जांपल है, इसको हमें टच करना होगा। 126 कह रहे हैं कि फर्ज करो एक ही ऑर्बिट है, और इस एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट घूम रहे हैं, ये जमीन है, दो सैटेलाइट 127 में है, 10m और 100m। एक सैटेलाइट का मास है 10m, एक सैटेलाइट का मास है 100m, और दोनों एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं इन सेम ऑर्बिट। द क्वांटिटीज विच आर सेम, इनमें क्या क्या सेम होगा? शाबाश, यो ऑप्शन है मजस्ता आंसर अलम सही था। पहला ऑप्शन है इनमें टार्क सेम होगा, ये या नो? याद रखिए ऑर्बिट सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, एक 10 टाइम्स ऑफ m है और एक 100 टाइम्स ऑफ m हो, तो टार्क एक ऑप्शन। ऑर्बिटल स्पीड और मोमेंटम और बोथ a एंड b, शाबाश, याद रखिए मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास, और जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम, और जिसका मास कम है मोमेंटम कम, तो सी तो गलत है। अब ज्यादातर बच्चे ऑर्बिटल स्पीड पर हमला करते हैं, बी पर हमला कर रहे हैं, बी उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको एक बात मालूम है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, और वो सच कह रहे हैं। अगर छोटा सैटेलाइट हो या बहुत मोटा सैटेलाइट हो, ये एक ऑर्बिट में घूमेंगे तो सेम स्पीड के साथ घूमेंगे, और इसका सबूत जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो तीनों स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन दोनों का स्पीड बिल्कुल, इसीलिए उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री कांस्टेंट है, क्योंकि उनमें किसी का स्पीड ना ज्यादा है ना वो एक ही स्पीड से घूम रहे हैं, तो एंगुलर गैप भी सेम है। अच्छा, आप कहें ऑर्बिटल स्पीड, लेकिन टार्क भी है, और बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। रीजन, मैंने इससे पहले कई बार कहा कि सैटेलाइट यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन की एग्जांपल है, और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में टार्क जीरो होता है। क्या होता है? नुका सैटेलाइट 1 MV या 2 MV, 10m हो या 100m हो, वो एक ऑर्बिट में घूमे या अलग अलग ऑर्बिट में घूमे, लेकिन सैटेलाइट के मोशन में कभी टार्क, आसान सेंटेंस है मेरा कि टार्क फॉर ईच एंड एवरी सैटेलाइट इज ऑलवेज जीरो। टार्क फॉर ईच एंड एवरी सैटेलाइट इज, जब किसी मोशन में टार्क आएगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एंड द एंगुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो टार्क सब में जीरो होता है, चाहे उनके मास सेम हो ना हो, चाहे उनके ऑर्बिट सेम हो ना हो। एक सैटेलाइट छोटे ऑर्बिट में घूम रहा है, एक बहुत बड़े ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन दोनों का टार्क जीरो है। एक सैटेलाइट 1 kg का है और एक 1 लाख kg का है, लेकिन दोनों का टार्क हमेशा जीरो। तो टार्क कंपल्सरी सेम है, और ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा। अगर ऑर्बिट सेम होगा तो उनका ऑर्बिटल स्पीड भी सेम है, और अगर ऑर्बिट सेम नहीं है तो ऑर्बिटल स्पीड डिफरेंट है। इस वक्त ऑर्बिट भी सेम है, तो टार्क तो वैसे भी सबका सेम है, जीरो है, और ऑर्बिट सेम है तो ऑर्बिटल स्पीड भी सेम हो गया। सो माय डियर, कम योर करेक्ट ऑप्शन भाई, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन डी है, जो उम्मीद लरम से तासो पोयश हुई। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर लूं, प्लीज सुने, दो सैटेलाइट है, एक R1 में घूम रहा है और एक R2 में घूम रहा है, विच क्वांटिटी मस्ट बी सेम? सिर्फ टार्क।
रेडियस से बदल को नो ऑर्बिटल स्पीड वॉज बदल शी, लेकिन टार्क सबका हमेशा जीरो रहता है। समझ आ गई है? सैटेलाइट का टार्क हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 128 एंड वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 128 डियर स्टूडेंट। और 128 है जनाब हमारा, इफ अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, हाउ मेनी रेडियंस विल इट सबटेन इन 2 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है। एंगुलर वेलोसिटी है 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो आपसे कह रहे हैं कि रेडियन मालूम करो, कितने रेडियन कवर करेगा और टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। कैसे सॉल्व करोगे? यो कोई क्वेश्चन की पुटकुल यो जजमेंट ही ऐसे जज होता है। ऐसे देखो मैं इसको ऐसे जज कर रहा हूं, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट को मैं लिख रहा हूं 60 रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट 60 और 60, इसका मतलब है कि ये बॉडी एक रिवॉल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में, और एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन कवर हो रहे हैं कितने सेकंड में। अगर एक सेकंड में 2 पाई रेडियन है तो 2 सेकंड में 4 पाई। समझ गए हो ना? तो इट मीन के 2 सेकंड में, अगर एक सेकंड में 2 पाई रेडियन कवर हो रहे हैं तो 2 सेकंड में कितने पाई रेडियन कवर होंगे 4 पाई रेडियन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 पाई रेडियन। ऑप्शन बी सही है। 129 प्लीज। ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग विद 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्टॉप इन 2 सेकेंड। ठीक है। हाउ मेनी रोटेशंस आर परफॉर्म्ड। सो क्वेश्चन को देखिए, इसमें 2 ट्रैक्स ऑफ सोल्यूशन है। जो बच्चा एक ट्रैक पे जाएगा फायदा उठाएगा, जो दूसरे ट्रैक पे जाएगा उसका टाइम का नुकसान होगा। आंसर दोनों का सही आएगा। आपसे मैं कह रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल जो है वो 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। मैंने आपको 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है। मैंने कहा कि 2 सेकेंड के बाद ये बॉडी रुक जाती है। रुकने का मतलब है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं बताओ ये कितने रिवॉल्यूशन करेगा। कितने रिवॉल्यूशन मीन के मैं थीटा मांग रहा हूं। रिवॉल्यूशन इज द यूनिट ऑफ थीटा। रिवॉल्यूशन इज द यूनिट ऑफ थीटा। कितने चक्कर काट के रुकेगा माय डियर स्टूडेंट। सो अब ज्यादातर बच्चे जो इसको समझते नहीं, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उनके जहन में एक ही बात है कि रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो वो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेगा, फिर वो अल्फा मालूम करेगा, फिर वो इसमें पुट करेगा कि 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस। इट इज द इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन वो नहीं देखेगा कि हमसे थीटा रेडियन में नहीं मांग रहे हैं, किस चीज में मांग रहे हैं। तब आप द पॉइंट वाक लें, आपको तब ये रेडियन में ले जाना होगा जब थीटा रेडियन में मांगे आपसे। लेकिन जब थीटा रिवॉल्यूशन में मांग रहे हैं तो इसको रेडियन में बदलने की गलती ना करें, अपना टाइम जाया मत करें। डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में पुट करें, आपको आंसर भी रिवॉल्यूशन में मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर अल्फा और सब की वैल्यू पुट करो, थीटा रेडियन में आए, और एक बार फिर आप इसको रिवॉल्यूशन में लेके जाओ। तो रिवॉल्यूशन में पुट करो, रिवॉल्यूशन में आंसर मिल जाएगा। अच्छा 2 की जगह 2, अल्फा की जगह हम लिखते हैं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी, लिखते हैं या नहीं। और थीटा हमें चाहिए, ओमेगा एफ 0 स्क्वायर है, ओमेगा आई कितना है 4 स्क्वायर, 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मैंने देखो इसको रिवॉल्यूशन में पुट किया, जब मैं ओमेगा रिवॉल्यूशन में पुट करूंगा तो थीटा रिवॉल्यूशन में मिल जाएगा। अगर मैं ओमेगा रेडियन में पुट करूंगा तो थीटा रेडियन में मिल जाएगा। मेरी नजर पड़ी है कि थीटा ये रिवॉल्यूशन रोटेशन में मांग रहे हैं, तो मैं ओमेगा को रेडियन में नहीं कन्वर्ट कर रहा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। 2 की जगह 2, ओमेगा एफ 0, ओमेगा आई 4, टाइम 2 सेकेंड, थीटा चाहिए और -16 इससे आता है, ये तो खत्म, और ये बन जाएगा -8 डिवाइड बाय 2, तो -4 थीटा -16, माइनस माइनस कैंसल एंड थीटा इज इक्वल टू 4 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन होंगे 4 रिवॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स। एंड करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा। जिसने इसको रेडियन में बदला उसने गलती की। 130 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 130 कहता है इन गिवन फिगर ओमेगा इज डायरेक्टेड। इसमें भी ए बी सी डी का फॉल्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह था कि ये रोटेशन का डायरेक्शन था,
इट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डियर स्टूडेंट। ये रोटेशन का डायरेक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिगर में जो मिस प्रिंट है वो ये है कि यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है और यहां डी है। आपसे कह रहे हैं कि इस रोटेशन में ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ होगा। मेरे पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये भी ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ए बी सी और डी बताएं कि डायरेक्शन ए टू बी होगा, बी टू ए होगा, सी टू डी होगा या डी टू सी होगा। तो करेक्ट आंसर है राइट हैंड रूल। अपनी उंगलियां जो है, ये उंगलियां राइट हैंड की, इसको रोटेशन के एरो पर रख दो। ये रोटेशन के एरो पे रख दो, तब जिस तरफ आएगा वो ठीक है। तो मैं कर रहा हूं, आप साथ दीजिए। ठीक, ये मेरी उंगलियां देख रहे हो राइट हैंड की, ये इस एरो पर रख रहा हूं। जब मैं अपनी उंगलियां एरो पे रख रहा हूं तो तम किस तरफ आ रहा है? तम इज फ्रॉम बी टू, द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम बी टू ए। ओमेगा यहां बी टू ए, बी टू ए एक्स करेगा और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी डी होगा। करेक्ट ऑप्शन डी। 131 डियर स्टूडेंट्स, न पोएशम जी 130 रह गया। अच्छा, मेरे पास इधर है, दरमियान में 130 रह गया। अच्छा, ये 131 था, मैंने 131 डिस्कस किया, अब 130 एक मैंने गलत डिस्कस किया, आगे ले गया। अच्छा, 130 है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग सिलेंडर। रोलिंग सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो रोलिंग सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको उम्मीद है पता होगा। काइनेटिक एनर्जी जब रोलिंग हो तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आती है और इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आती है, ये दोनों आ जाते हैं। अब ट्रांसलेशनल होता है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ गए हैं? तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ की जगह हाफ। ये बताओ कि स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? और वो है 2/5 mr स्क्वायर, है या नहीं है? सिलेंडर देकर स्फीयर दें, कोई बात नहीं, 2/5 नहीं, 1/2 लेंगे, अपना अपना आंसर आएगा हाफ mr स्क्वायर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है, सिलेंडर ना भूलिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जानते हो? तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुलाहिजा करें जनाब, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। यहां हाफ एम वी स्क्वायर में एम वी स्क्वायर मौजूद है और इधर भी एम वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। इस पूरे टर्म में क्या रहता है? 1/2 प्लस इसमें क्या रहता है? 1/4। 1/2 और 1/4 का कंबाइंड आंसर क्या आता है? 3/4 क्या आता है? तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज 3/4 एम वी स्क्वायर। क्या ऑप्शंस में है? जो ऑप्शंस में है वही ठीक है। 3/4 एम वी स्क्वायर इज द रोटेशनल या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग सिलेंडर। सिलेंडर रोल करता है तो ये उसका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। और 130 में जनाब कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप साथ दे प्लीज, बी ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। 132 तक हम गए हैं, किधर है? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो भाई आप जानते हैं टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जानते हो ना? तो इसका मतलब है कि टार्क इज डायरेक्टली टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन आप ये भी तो जानते हो टार्क इज इक्वल टू आई, तो इट मीन दैट टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज। टार्क इन तीनों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। 133 नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका यूनिट है? टार्क का। तो कहा कि एक बॉडी पर 10 न्यूटन मीटर का टार्क लग रहा है। 10 न्यूटन मीटर का टार्क लग रहा है। किया इसने क्या है? इसने स्फीयर का स्पिन चेंज किया है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है 12 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 18। इस टार्क ने एक स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम 12 से 18 कर दिया है और कितना टाइम लिया है? 3 सेकेंड। और आपसे कह रहे हैं कि क्या फाइंड आउट करें?
आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, कहां से मालूम करोगे? तो एक मिनट, ये ओमेगा है मेरे ख्याल में, ओमेगा है, प्लीज गलत लिख रहा हूं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एक टार्क आया, एक स्फीयर पर लगा, उस स्फीयर की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 12 थी, इस टार्क ने उसको 18 कर दिया इतने टाइम में। बताओ कि जिस स्फीयर के साथ ये खेल खेला गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो यही इक्वेशन ऑपरेटर है, टार्क इज इक्वल टू आई एल्फा, और टार्क मोहतरम की वैल्यू 10 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, और एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। तो वैल्यू पुट करें, हर जी क्या है 10, आई रिक्वायर्ड, ओमेगा एफ क्या है 18 माइनस 12 डिवाइड बाय 3। तो इससे क्या आता है 6/3, 2 इस तरफ आएगा, तो आई इज इक्वल टू 10/2 मीन 5 kg मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आप सीख गए। 134 पे बात होगी अब। 134 कह रहा है व्हाट इज द रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट का रियल वेट क्या होता है? अपेरेंट वेट 0 होता है, लेकिन रियल वेट इज ऑलवेज इक्वल टू mg। सो याद रखिए, सैटेलाइट जो है उसमें रियल वेट इज ऑलवेज इक्वल टू mg। मुझे बताएं शाबाश, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट ऑब्जेक्ट्स इन सैटेलाइट आर, ऑप्शन ए, आपने जवाब देना है, आपने जवाब देना है, सही है? ऑप्शन ए प्लीज। ऑब्जेक्ट्स इन सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन ए आर इन वेटलेस, ऑप्शन बी वेटलेसनेस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वेटलेसनेस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस अमॉन्ग द टू? शाबाश। अगर मैं कहूं एक ऑब्जेक्ट वेटलेस है और मैं कहूं एक ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस में है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वेटलेस का मतलब है कि उस मोहतरम बॉडी का रियल वेट क्या है? रियल वेट ही 0 है। और वेटलेसनेस का मतलब है कि रियल वेट 0 नहीं है, अपेरेंट वेट क्या है? स्प्रिंग बैलेंस उसको रीड नहीं कर पा रहा, तराजू उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जिस दूसरे बंदे के सर पे वो बॉडी मौजूद है वो बंदा इसको महसूस नहीं कर पा रहा। तो अपेरेंट वेट महसूस होने वाला इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेट 0 है, और रियल वेट 0 ना हो। जब रियल वेट मौजूद हो और उसका इफेक्ट मौजूद ना हो तो ये वेटलेसनेस है, और जब रियल वेट ही मौजूद ना हो तो ये वेटलेस है। क्या है शाबाश? क्या है? ये वेटलेस है। आप समझ गए हैं? अच्छा, वेटलेस कब होगा? दो सिचुएशन के अलावा वेटलेस नहीं। या सेंटर ऑफ अर्थ, जब जमीन के सेंटर पर बॉडी मौजूद हो तो वो वेटलेसनेस में नहीं होती, वेटलेस होती है। और या आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को सियाने क्या नाम देते हैं? इंफिनिटी। समझ गए हो ना? इंफिनिटी पर और सेंटर ऑफ अर्थ पर बॉडी वेटलेस होती है, वेटलेसनेस नहीं। और ये याद रखिए किस सिचुएशन में होती है? ये फ्री फॉल में होती है, और या ये ऐसी सिचुएशन में होती है जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। जब बॉडी का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो तो तब जाकर वेटलेसनेस फील होता है। मेरी बात समझ गए हैं? जब पायलट डाइव करते हैं जेट इंजन के, और जेट पायलट जो है प्लेन्स के पायलट, वो जब डाइव करते हैं और जब उनका एक्सेलरेशन, अपना क्रिएटिव एक्सेलरेशन जी को टच करे, उस वक्त उनको अपना आप वेटलेस महसूस होता है, और वो वेटलेसनेस में होते हैं। एनी हाउ सच टाइप ऑफ फैक्ट्स आर देयर। आप समझ गए, अच्छी बात। 135 पे हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है। When satellite suddenly changes its orbit from R to 2R, the quantity which decreases। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सैटेलाइट इस अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हूं। इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट था, इसका रेडियस R था। अचानक इस सैटेलाइट को यहां से एक ऐसे सर्कल, एक ऐसे ऑर्बिट में ले जाया गया या शिफ्ट किया गया जिसका रेडियस क्या है? तो बताएं कि कौन सी चीज जो है, मैं फिर से रीड करूं 135, फ्रॉम द क्वांटिटी विच डिक्रीजेस, जिस चीज में डिक्रीज आया हो वो क्या है? यह ऑप्शन बहुआयु का। अगर एक सैटेलाइट को हम आर ऑर्बिट से 2R ऑर्बिट में ले जाएं तो जिस चीज में डिक्रीज आया है वो क्या है? मैं ऑप्शन एक बार रीड करूं, एक एक का सही और गलत का रीजन आपके नाम करूं। मेरे पास 135 में पहला है एंगुलर मोमेंटम, यस या नो? एल भाई इंक्रीज कीगी डिक्रीज कीगी बका कांस्टेंट भाई सबूत तरह खबर रखो, उससे तरह खबर रखो।
आप बोले शाबाश, कहे सबूत के साथ, बोले शाबाश। सो रहे हैं, इधर आप नींद पूरी करने आते हो जी। हम एविडेंस वाइज बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट ऑर्बिट बदल भी दे तो एंगुलर मोमेंटम पे फर्क नहीं आता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक दावा किया कि सैटेलाइट में मौजूद टार्क क्या होता है। मैं नहीं कह रहा भाई यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन की डिमांड है और टार्क जीरो तो इक्वेशन है, टार्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय। जब टार्क मोहतरम जीरो, ये टाइम से मल्टीप्लाई तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, और एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो सैटेलाइट सेंटर ऑफ अर्थ के करीब ऑर्बिट में आता है या सेंटर ऑफ अर्थ से दूर ऑर्बिट में जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चेंज के लिए टार्क चाहिए जो सैटेलाइट में मौजूद नहीं है। समझ आ गई है? तो बात खत्म। एल ऑप्शन ए गलत। अब बी ऑप्शन की तरफ आते हैं, पी और सी ऑप्शन वी। तब सिर्फ मात्र दुमरा हुआ, सैटेलाइट का मास तो कांस्टेंट होता है ना। जब सैटेलाइट इधर 100 kg का है तो अगर वो अपना ऑर्बिट बदल भी दे तो उसका मास क्या रहता है, मास कांस्टेंट है। लेकिन क्या स्पीड कांस्टेंट होता है? नहीं। दुनिया जानती है कि करीब ऑर्बिट में स्पीड ज्यादा होता है और दूर ऑर्बिट में स्पीड क्या हो जाता है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। यो खबर हो क्लियर हुआ। लेकिन जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आया तो मोमेंटम में डिक्रीज लाजमी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। करेक्ट ऑप्शन डी दे कि कला सैटेलाइट खपल ऑर्बिट बदल की और द आर न टू आर तलाशी नो मोमेंटम बम कमशी लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी बम कमशी को एंगुलर मोमेंटम बताई कांस्टेंट। भाई आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136 वी। जी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब सैटेलाइट आर से 2r में चला गया तो एंगुलर मोमेंटम में डिक्रीज नहीं आता। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में चेंज के लिए टार्क चाहिए, लेकिन सैटेलाइट में कोई टार्क मौजूद है तो एल तो कांस्टेंट हो गया। फिर बी और सी क्यों ठीक है? क्योंकि आपने ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला पढ़ा है gm डिवाइड बाय आर, यानी आर ज्यादा करने से स्पीड कम हो जाता है। तो स्पीड डिक्रीजेस, आर से 2r में जाने से स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन जहां वेलोसिटी डिक्रीज वहां मोमेंटम डिक्रीज, बिकॉज p इज इक्वल टू mv। मास तो कांस्टेंट है, चाहे सैटेलाइट इधर हो या इधर, मास तो वही रहेगा, लेकिन v कम तो p भी कम। तो बोथ बी एंड सी। आप समझ गए हो। मैं आगे बढ़ सकता हूं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 प्लीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136। अच्छा 136 को देखें। द रेशो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। नया साथी खाना, टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड और टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, इनका रेशो बताओ। टाइम पीरियड मीन एक चक्कर का टाइम। आप मुझे आंसर देंगे और मैं पुट करूंगा। ये मेरा हाथ फॉर अ वाइल, इधर देखे प्लीज। ये मेरा हाथ फॉर अ वाइल, हैंड ऑफ क्लॉक आवर हैंड, द घंटों वाला स्तंभ। सही था। ये एक चक्कर पूरा करेगा तो कितने घंटे गुजर जाते हैं? इसका मतलब द टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड इज 12 आवर। तो जब आप आवर हैंड का टाइम पीरियड लोगे तो इट इज 12 आवर। अब मिनट हैंड, अब ये आवर हैंड नहीं मिनट हैंड है, द मिनटून स्तंदा। ठीक था। जब ये एक चक्कर पूरा करे तो कितने मिनट गुजरते हैं? 60 मिनट। इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? मिनट हैंड के एक चक्कर में 60 मिनट गुजरते हैं और घंटों की सुई का एक चक्कर 12 घंटे, लेकिन ऊपर और नीचे यूनिट को सेम करना लाजमी है। तो 60 मिनट इज 1, तो ये ऊपर 12 आर और नीचे 1 आर, आर कैंसल, द रेशो इज 12 रेशो, द आंसर इज 12:1। 12:1 करेक्ट आंसर। 137 आपके नाम। 137 सवाई, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द गिवन ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो है ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द G3 और द M3 पर सवाल था। हाथ उठाएं, शाबाश। M3 और G3 ठीक है। अभी हमने 2 दिन पहले ऐसी चीजें पढ़ी हैं, हम इधर ही हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी, और ए और बी के दरमियान फेज डिफरेंस
कोई बंदा है जो मुझे याद दिलाए व्हाट वाज द रेफरेंस? यस यू प्लीज। 90 डिग्री आंसर ठीक है, बट रेफरेंस बताओ बेटा, रेफरेंस क्या है? मैंने आपको रेफरेंस बताया था, हर फेज डिफरेंस का एक ही रेफरेंस कि वन पूरा क्रस्ट हमेशा 180 डिग्री एंड वन ट्रफ बी इज इक्वल टू, बस सिर्फ ये याद रख के आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चाहिए पूरा क्रस्ट का 180 बराबर देनो, आधा क्रस्ट 90 और डबल 360, और जितने टाइम हो उसको बढ़ाते जाओ। अब ए और बी के दरमियान आधा क्रस्ट आया है, और आधा क्रस्ट मीन के ए और बी आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। अच्छा ये भी सुन ले जनाब, इसमें बाजों, ये मैं क्लास में नहीं बता चुका तो अभी बता रहा हूं, आप सुन ले प्लीज। इसमें बाजों का बहुत रेयर आटे में नमक बराबर जितना क्वेश्चन आ सकता है, आया है कि लीड और लेग का आंसर आए कि ए और बी में कौन लीड करता है और कौन लेग करता है। तो याद रखिए, जो सोर्स के करीब हो वो हमेशा लेग करता है, और जो सोर्स से दूर हो वो हमेशा, तो याद रखना ये वाला पॉइंट हमेशा क्या कर रहा है, और ये पॉइंट हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? सोर्स कंसिडर करते हैं। जो पार्टिकल या जो पॉइंट जितना सोर्स के करीब हो उतना वो पीछे है, और जो सोर्स से जितना दूर हो उतना वो आगे है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं कि इन द गिवन फिगर ऑफ वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज लीडिंग बी बाय 90, ऑप्शन बी इज लेगिंग ए बाय 90, और ऑप्शन सी ए एंड बी आर इन फेज, और ऑप्शन डी बी इज लीडिंग बाय 90। द आंसर इज बी इज लीडिंग बाय, बी आगे है 90 डिग्री ए से। समझ गए हो ना? ओके, लेट मी प्रोसीड। 138 आपके लिए, 138 क्वांटिटी विच इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो दुनिया जानती है कि मीन पोजीशन का सच्चा दोस्त वेलोसिटी है, जानते हो ना? और इसका जनाब जो फार्मूला है ओमेगा एक्स नॉट। वेलोसिटी एट मीन इज ऑलवेज मैक्सिमम। होनोर ऑप्शन जरूर गोरम ऐसा ना मोमेंटम भी हो, अगर मोमेंटम हो, अगर काइनेटिक हो वो भी ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन दे देता, ऑप्शन ए में होता काइनेटिक एनर्जी और ऑप्शन सी में होता मोमेंटम, तो ऑप्शन डी में देना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। मोमेंटम, काइनेटिक और वेलोसिटी तीनों मीन पर मैक्सिमम है, फिलहाल वो दो नहीं है, तो करेक्ट आंसर वेलोसिटी है। 139 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और 139 हमारा कह रहा है, किधर है? What is the angular displacement for a revolving body after 3t/2? तो जनाब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर एक रोटेशन करती हुई बॉडी 3t/2 का टाइम ले ले? 3t/2 के टाइम में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाएगा? एक बंदा, एक बच्चा, एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा, दूसरा डिटेक्ट करेगा, उसकी खोपड़ी शरीफ जो है इसे जज करेगी। किस तरह? ऐसे जज करो मेरी तरह, कहे सर हाफ ऑफ टाइम पीरियड में हमेशा 180 डिग्री बनता है, क्योंकि फुल टाइम पीरियड में 360 बनता है। क्या बनता है? कौन रिपीट करेगा मेरे सेंटेंस को? आप करें प्लीज। फुल टाइम पीरियड में 360 बनता है, सही कह रहा हूं ना? वेरी गुड। फुल चक्कर में 360, तो अगर एक टाइम पीरियड 360 का तोहफा देता है तो आधा टाइम पीरियड 180। तो जब t/2 180 है तो 3t/2 मीन 180 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 180 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 540। समझ गए हो? किसी भी इक्वेशंस में उलझने की जरूरत नहीं है, यू कैन ट्रेस इट इजीली एंड द करेक्ट आंसर इज 139 में 540 डिग्री सही है। 140 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 140 कहता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टॉर्क एंड वर्क बाय ग्रेविटी फॉर सैटेलाइट? सुमरा आसान दे, ग्रेविटी फॉर सैटेलाइट सेंटेंस कम से बस अर्थ क्लियर की। ग्रेविटी फॉर सैटेलाइट, मुझे वो शाहकार चाहिए जो आगे का सेंटेंस बोले जो मेरे इधर जहन में मौजूद है। ग्रेविटी फॉर सैटेलाइट प्ले द रोल ऑफ, दवा से वाएगा ना? हाँ। और माय डियर स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क भी 0 होता है और टार्क भी। मुझे रीजन भी चाहिए, शाबाश। उस बंदे मोहतरम को 90 क्वांटिटेटिव आंसर है ना, क्वांटिटेटिव पे नहीं, कंसेप्चुअल आंसर आपको सिखा चुका हूं, यकीन करे सिखा चुका हूं। द सेंट्रीपिटल फोर्स, मुझे सुन ले प्लीज, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क क्यों 0 होता है? 90 डिग्री मत कहे,
सेंट्रिपिटल फोर्स इज इम्पॉसिबल टू चेंज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी। और जो फोर्स एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर सकता, उसको डिक्रीज नहीं कर सकता, वो कभी वर्क। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स एनर्जी को चेंज कर सकता होता तो ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब तक या जीरो हो चुकी होती या इंफिनिटी हो चुकी होती। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रिपिटल फोर्स है और कयामत तक हर इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट में अपनी एनर्जी कांस्टेंट होती है। और जो फोर्स एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता वो वर्क नहीं कर सकता। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का टॉर्क क्यों जीरो है? क्योंकि ये सेंटर ऑफ रोटेशन से पास होता है, और जो फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास होता है उसका मोमेंट आर्म जीरो होता है, और जहां मोमेंट आर्म जीरो होता है वहां टॉर्क जीरो होता है। समझ आ गई है? तो मैंने इनके रीजंस भी आपको बताए कि ग्रेविटी फॉर सैटेलाइट प्ले द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स का कयामत तक वर्क भी जीरो रहेगा और कयामत तक टॉर्क भी जीरो रहेगा। टॉर्क के जीरो होने की वजह कि सेंट्रिपिटल फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो होता है, और वर्क के जीरो होने की वजह 90 डिग्री बच्चों की बात है, आप करें cos of 90 जीरो में एग्री हूं, बट द एक्चुअल रीजन इज दैट सेंट्रिपिटल फोर्स, फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी। कैन आई कंटिन्यू? थैंक यू। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 141, और 141 जो हमारे पास है वो चेक कीजिए। फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? सो यू कैन ट्रेस द डायमेंशन वाइज भी। आपको एक फार्मूला याद है, लेकिन फार्मूला याद नहीं, वेरिफिकेशन चाहिए, तो इसका यूनिट जाके चेक करें, इट इज मीटर पर सेकेंड, और जब इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है इट मीन दैट दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट, so for simple harmonic motion minus omega square x naught represent acceleration। अच्छा ऑप्शन वाइज कंसिडर करें। तस्वो सरकम कम्यूनिट सरवे गुरु ने सुमरा सांदे, पहला एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर एनर्जी, फिर फ्रीक्वेंसी। तो चार ही तो ऑप्शन है। अगर इससे सेकंड इनवर्स आ जाता तो मैं कहता फ्रीक्वेंसी, अगर इससे न्यूटन आ जाता मैं कहता फोर्स, अगर इससे जॉल आ जाता मैं कहता एनर्जी, लेकिन इससे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है तो मैं कहूंगा जनाब ये किसके बराबर है? अटोल नखा खबर असरा किताब से याद करी, आप याद करो, आपको याद रखना होगा, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन याद होने होंगे। तो इट इज एक्सेलरेशन। 142 है हमारे पास। व्हेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट देन टॉर्क ऑन इट इज, यहां मौजूद है, देखो किधर गया पता नहीं, यहां है मेरे ख्याल में, अभी मैंने सॉल्व किया था कॉर्नर पे कहीं। अभी हमने प्रूफ किया कि जब तक टॉर्क जीरो होगा तो डेल्टा एल भी, और एल जीरो, डेल्टा एल जीरो तो एल क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी आ सकते हो ना, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो उल्टा भी तो बोल सकते हो कि जब तक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो समझ जाना कि टॉर्क क्या है? जीरो है। सो इस क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल वर्जन। 142 माय डियर स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, टॉर्क शरीफ इज जीरो। एंड 143 माय डियर स्टूडेंट्स, 143 क्या है? एक बॉडी मूविंग ऑन सर्कल, रेडियस 4 मीटर विद स्पीड ऑफ 2, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? तो एंगुलर स्पीड v बाय आर है, और ये है जनाब क्या है मुझे नहीं पता, ये 2 है, ये 4 है, तो 0.5, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। वन 144 आपके नाम 144 में है, इफ स्पीड ऑफ बॉडी बिकम डबल द चेंज इन सेंट्रिपिटल फोर्स इज। तो याद रखिए परसेंट चेंज इन सेंट्रिपिटल फोर्स का जनरलाइज्ड फार्मूला, दैट इज चेंज इन सेंट्रिपिटल फोर्स डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंट चेंज इन सेंट्रिपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला है, आप इसको यूज करोगे। अब इसमें वैल्यू पुट करें, कहना यह है कि फर्ज करो जो इनिशियल सेंट्रिपिटल फोर्स है वो है mv² ओवर r, 30 सेकेंड में सॉल्व होता है अगर आप ध्यान दें, और इसको मैंने f का नाम दिया।
फिर ये फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स का बता रहे हैं कि मास वही है, रेडियस वही है, और ये डबल हो गया तो 2 लगाने से 2v² हो जाएगा ना, तो इससे ये क्या आएगा, 4f आएगा। अब यही दो वैल्यू उठाकर पुट कर आपको परसेंटेज मिल जाएगा। फाइनल सेंट्रीपिटल इज 4f, इनिशियल सेंट्रीपिटल इज f, पुट इट हियर, चेंज इन fc इज फाइनल सेंट्रीपिटल माइनस इनिशियल सेंट्रीपिटल डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल सेंट्रीपिटल इज 4f, initial centripetal is f and the initial is f, multiply by 100, 4f minus f, so 3f by f multiply by 100 and the answer is 300%। जब लीनियर स्पीड डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स में 300% का इजाफा हो जाता है। 145 आपके लिए, 145 so if length of pendulum is 10 meter, what will be its speed एट मीन पोजीशन? तो आप जानते हो कि स्पीड एट मीन पोजीशन इज ओमेगा एक्स नॉट, यही है ना, अभी अभी जिक्र किया। ओमेगा एक्स नॉट मैक्सिमम स्पीड है और मीन पर स्पीड मैक्सिमम होता है, तो ये तो मैं यूज करूंगा, लेकिन पेंडुलम मोहतरम के लिए ओमेगा होता है जी बाय एल, आपको याद होगा, और एक्स नॉट। अब वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू 10, देखो मजे की बात आपको लेंथ भी कितना दिया है, इसी तरह डेटा देना चाहिए ताकि आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो। 10 10 और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये कैंसल्ड, इट मीन द स्पीड एट मीन इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है इस क्वेश्चन का बेहतरीन वर्जन क्या होगा? अगर मैं यही आइडिया और इसको ट्विस्ट करूं तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बनता है वो क्या होगा, सुने। अगर मैं कहूं इफ एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 मीटर, then the impossible value of speed for pendulum is option A 1 meter per second, option B 1.5 meter per second, option C 2 meter per second और option D 2.5 meter per second। तो आप समझने वाले फौरन मैक्सिमम स्पीड मालूम करें, तो जो मैक्सिमम से कम है वो सब पॉसिबल है और जो मैक्सिमम से ज्यादा है वो क्या होगा, वो इम्पॉसिबल। तो पेंडुलम मीन पर तो 2 के साथ होगा लेकिन एक्सट्रीम पर 0 के साथ होगा, और मीन और एक्सट्रीम के दरमियान बेशुमार पॉइंट पर 0 से ज्यादा और 2 से कम, लेकिन 2 से ज्यादा स्पीड इसका नहीं हो। समझ आ गई है ना? हम इसका आइडिया मॉडिफाई कर सकते हैं। 146 फॉर यू पीपल, 146 सवाई खाना। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, इसका शॉर्ट फॉर्म एंगुलर स्पीड फॉर मिनट एंड एंगुलर स्पीड फॉर सेकेंड। अच्छा, कुछ बच्चे एंगुलर स्पीड मालूम करके रेशो लेंगे, आप में होंगे ऐसे, उन्होंने किया होगा, तो वो अच्छे हैं लेकिन थोड़े से बेवकूफ हैं। सही है, थोड़े से बेवकूफ हैं, वो अलग बात के बेवकूफ लोग जो है वो खुद को अच्छा समझते हैं लेकिन अच्छा नहीं है। सही है, बेवकूफ में और अच्छे में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अच्छा बनिए, बेवकूफ ना बनिए। कहना क्या चाहता हूं, जो बच्चे बेवकूफ है ऐसा कह देता हूं, तो वो एंगुलर स्पीड मालूम करके उनका रेशो लेंगे। जो अच्छे शार्प माइंडेड है, टैलेंटेड है, मैं ऐसा कह देता हूं ताकि वो खुश हो जाए, वो फौरन समझ जाएंगे कि ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो वो ओमेगा की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ओमेगा मालूम करना क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन टाइम पीरियड हमें हैंड ऑफ क्लॉक के ऐसे याद है, ऐसे, समझ गए हो? तो इनका रेशो है तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अच्छे बच्चे ये करेंगे कि मिनट का ओमेगा ऊपर है तो मिनट का टाइम पीरियड नीचे, और सेकंड का ओमेगा नीचे है तो सेकंड का टाइम पीरियड ऊपर। अब पुट करें, सेकंड सुमरा टाइम पीरियड है, सेकंड का हैंड एक चक्कर काटेगा तो 60 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 60 सेकंड। लेकिन मिनट का हैंड एक चक्कर काटे तो 60 मिनट लगते हैं, ऐसा है ना? तो मैं कहूंगा 60 मिनट। फिर थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यूनिट सेम, तो मिनट को सेकंड की तरफ ले जाओ तो एक बार और 60 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल, 60 60 कैंसल, एंड द रेशियो इज 1/60। द रेशियो इज 1/60। आप एंगुलर स्पीड से कर सकते हो, वही इसका बेसिक ट्रेंड है। तो मैंने आपको बेसिक ट्रेंड हिंट में बताया, शॉर्ट फॉर्म इधर बताया। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, 146 और 147 किधर गया? नदी जवाब को 147 आप चेक करें प्लीज, नखकारी माता। 147, द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम एंड इट्स मास डिक्रीज बाय 2 टाइम।
अच्छा, व्हाट इज द टार्क इन गिवन फिगर? आपके पास फिगर है, मौजूद है फिगर या नहीं? मिसप्रिंट तो नहीं है फिगर? ये देखो, ये इसमें प्रिंटेड है, इसमें प्रिंटेड है और वहां नहीं है। अब आई डोंट नो ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक सर्कल है और इस सर्कल में बॉडी मूव कर रही है वी के साथ, वी के साथ, वी के साथ और वी के साथ। बताओ कि इस मोशन में टार्क है या नहीं है? तो आपका क्लॉकवाइज है वगैरह, तो जो समझने वाले हैं वो कहेंगे सर टार्क एंगुलर मोशन में चेंज लाता है और चेंज की वजह से हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होता है, या स्पीड इंक्रीज होता है या स्पीड, टार्क की मौजूदगी में स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि टार्क या कंटिन्यूस इंक्रीज लाता है या कंटिन्यूस डिक्रीज लाता है। और यहां इस टॉप पर भी स्पीड भी है, इस पर भी स्पीड भी है, इस पर भी स्पीड भी है, इस पर भी स्पीड भी है। तो इसका मतलब है कि इस एंगुलर मोशन में नो इंक्रीज और नो डिक्रीज, and when there is no increase and no decrease the torque must be zero. Why? टार्क का पहला कमेंट मैं जो करता हूं वो क्या करता हूं, जब मैं टार्क डिफाइन करता हूं तो मैं पर्सनली पहला सेंटेंस लिखता हूं दैट टार्क इज द सोर्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एंगुलर मोशन। अगर टार्क होगा तो एंगुलर मोशन या इंक्रीज होगा या, और जब यूनिफॉर्म हो एंगुलर मोशन तो समझ जाना कि टार्क नहीं है। समझ आ गई है? आप समझ गए हो? ठीक है, आगे बढ़े। 147 में आंसर क्या होगा? टार्क इज जीरो। ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी है ना? हाँ ठीक है। 148 पे हम बात करने वाले हैं। 148, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स और मास बाय 2 टाइम्स। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो याद रखिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रूट, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो मास लो ही मत, मास की जरूरत ही नहीं है। जब आप लेंथ मोहतरम को 4 टाइम कर दोगे तो 4 का रूट क्या आता है? इसका मतलब है टाइम पीरियड विल बिकम डबल, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। 149 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्क इज रिलीज्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 20 मीटर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड? करेक्ट आंसर क्या होगा? हम सॉल्व करेंगे जनाब। क्वेश्चन नंबर 149, आपको हाइट मिला है 20 मीटर और स्पीड मालूम करना है, लेकिन डिस्क का, इंक्लाइन प्लेन पर डिस्क का जो स्पीड है 4/3 GH अंडर रूट है। ये फार्मूला है रोलिंग ऑफ डिस्क कैन हूप ऑन इंक्लाइन प्लेन, और इसमें आप चेक कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे 4 की जगह 4, G की जगह 10, इसकी जगह 20/3, इससे आता है 800/3, आई थिंक 266 अंडर रूट, एंड द आंसर इज राउंड अबाउट 16.3। ये आंसर ठीक है, बिल्कुल इसमें है। आई नो इट, ऑप्शन सी सही है। 150, फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। 150, हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन 4/3 रेवोल्यूशन? सॉल्व किया है भाई। 4/3 रेवोल्यूशन, इसमें कितने रेडियन होते हैं आप बता सकते हैं? सॉल्व तो हर कोई करेगा, जो इजीली सॉल्व करे वो बाजी जीत जाता है। शाबाश, इक्वेशन की तरफ जाओगे, वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। लोगों डिटेक्शन ने वो कही कहना गोरदा से कही माता गोरी खाना। आप कहे सर जब एक रिवॉल्यूशन हो तो रेडियन में होते हैं 2 पाई रेडियन। अब और आसान सा कानून, आसान सा लॉजिक, जो इसके साथ करोगे वो उसके साथ करते जाओ, वो उसके साथ करते जाओ। जब यहां रिवॉल्यूशन के आगे क्या लगाया है तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूं, लेकिन जब इसके आगे 4 लगा दूं तो इसके आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। फिर इसके नीचे क्या लगा है, तो जब इधर नीचे 3 लगाया है तो इधर भी नीचे क्या लगाऊंगा? 3 लगाऊंगा ना। अब देखें मजे की बात, देखें 4 2s are 8 और पाई की वैल्यू 3.14 और नीचे क्या है? गौर से देखिए, बहुत सिंपल सी बात, ये 3 और 3 तकरीबन क्या होते हैं, लेकिन 0.142 ज्यादा है ना। तो जब ये 0.142 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 8 से थोड़ा सा, तो इट मीन द आंसर विल बी क्लोज टू 8 प्लस, इट विल बी क्लोज टू, यानी 8.2 या 8.4 या 8.3 इट इज लाइक दैट। करके देख लें।
और अब जो ऑप्शन करीब तरीन है वो ठीक है। तो मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं आपके लिए। माय डियर स्टूडेंट, द ऑप्शन गिवन आर 150 में 8.3 6.2 नारवा था और 12.4 जुल्म है और नान नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? 8.3 इज द बेस्ट आंसर। 8.3 इज द, नहीं यकीन आता तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, यू विल गेट 8.3 या 8.29 राउंड अबाउट। समझ गए हो ना? ऐसे सॉल्व करें। 151 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड डबल एंड स्प्रिंग बिकम हाफ। स्प्रिंग को आधा किया, मास डबल किया। बताओ कि टाइम पीरियड में जो चेंज आया, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? जो सुमरा साना दिखाना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के। जानते हो इन हजरात ने मास को क्या किया है और स्प्रिंग को आधा किया, और आप सब जानते हैं कि स्प्रिंग आधा करने से स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो ये 2 तो 2 2 कैंसल। इट मीन के इन दोनों के चेंज करने से टाइम पीरियड पर कोई असर, so the time period will remains unchanged. When spring is half, spring constant become double because spring constant is inversely proportional to length of spring. तासुपोश हुई चीज स्वयं कहां से लग आए? सबको समझ आ रही है? ठीक है। 152 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 152 को देखिएगा प्लीज। 152 से भाई, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एट द पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। अच्छा, अगर इन बिटवीन हो तो फिर एक्सट्रीम से मीन तक कोई भी पॉइंट। बिटवीन मीन बिल्कुल सेंटर, मिड पॉइंट कह रहे हैं। और याद रखना मिड पॉइंट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड के हाफ। अब पोटेंशियल मालूम करो हर जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और x की जगह x0/2 का स्क्वायर। समझ गए हो ना? अच्छा, ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? और 4 2 जार, तो आंसर 1/8 एम ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। आप समझ गए हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी एट मिड बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, वहां पर पोटेंशियल ये होगी। 153 पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 153 कह रहा है ऑसिलेटर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम आफ्टर 1.5 रिवॉल्यूशन या वाइब्रेशन। कहां पे होगा ये मोहतरम ऑसिलेटर? तो ऑसिलेटिंग ट्रैक बनाते हैं, और ऑसिलेटिंग ट्रैक बनाने में यहां पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहां नेगेटिव एक्सट्रीम, और यहां हम मीन ले लेते हैं। अब ऑसिलेटर को रवाना करो जहां से ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से ऑसिलेटर रवाना हुआ। बताओ एक वाइब्रेशन के बाद ये कहां होगा? 1 कंप्लीट वाइब्रेशन मीन यो पूरा गोल चक्कर, एक पूरा, तो जाएगा पलट कर वापस आएगा ये 1 वाइब्रेशन। लेकिन मजे की बात 1.5 कहा है। तो अगर ये 1 वाइब्रेशन है तो हाफ का मतलब क्या है कि चला तो गया लेकिन वापस। तो इट मीन के यहां पर ये फाइनली होगा। ये इनिशियल है और वो फाइनल। लिहाजा अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से रवाना हुआ तो आफ्टर 1.5 वाइब्रेशन इट विल बी एट नेगेटिव एक्सट्रीम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव एक्सट्रीम। ऑप्शन सी सही है। 154 नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर फॉर विच काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल। ये मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल, यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। इसकी जगह पुट करें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिलेशन में चले जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर। ये x और x मिलाकर 2x कर दें, फिर दोनों का रूट ले लें और अंडर रूट इस तरफ ले आए, तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज x0 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। x0 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ऑप्शन सी सही है। 154 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स 155। और 155 क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम अप टू मीन। ऑसिलेटर जब एक्सट्रीम से मीन तक जाता है तो कितना टाइम लेता है? T/4। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, और ये मीन है। यहां से यहां तक ये T/2 है, तो यहां से यहां तक ये T/4 होगा। लेकिन याद रख के यहां से यहां तक ये T/8 नहीं है। समझ गए हो ना?
ये T/8 नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हो। 156 ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से तो यूनिफॉर्म माता गोरी खा, ये मेरा पॉजिटिव एक्सट्रीम सुने प्लीज, और ये मेरा नेगेटिव एक्सट्रीम, और बोर्ड का मिड मेरा मीन है। यूनिफॉर्म मोशन देता भाई कि मेरा इधर स्पीड 10 है, इधर भी 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 10 है। तो अगर मेरा वहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है तो मैं बराबर बराबर गैप, बराबर बराबर स्पीड और टाइम के साथ कवर करूंगा। लेकिन अगर मेरा स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो एक पोर्शन में जल्दी कवर करूंगा और एक पोर्शन में बाद में। समझ गए हो ना, मैथमेटिकली प्रूफ होता है। एनी हाउ T/8 में ना उलझे, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें आपको मसला है। यहां से लेकर यहां तक ये T/4 है, एक्सट्रीम टू मीन इट इज T/4, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन इट इज T/4। करेक्ट ऑप्शन 155, और 155 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है रेस्टोरेंट। 156 है, 156 क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी कहां पर होगी? तो आप कहें सर जब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो ये दोनों तब बराबर होते हैं जब काइनेटिक जीरो हो जाती है। काइनेटिक क्या हो जाती है? क्योंकि टोटल के साथ काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना। और जब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसके बराबर है, इट मीन के वहां काइनेटिक क्या हो गई है, और जहां काइनेटिक जीरो हो जाए वहां पोटेंशियल क्या हो जाती है, और जहां पोटेंशियल मैक्सिमम होती है उस पॉइंट मोहतरम को हम क्या बोलते हैं? सो व्हेन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी द ऑसिलेटर मस्ट बी एट एक्सट्रीम। 157 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 157 रहता सवाई अगवाई खाना फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम द इंक्रीज इन मास डिक्रीजेस विच क्वांटिटी। स्प्रिंग मास के लिए अगर आप मास को इंक्रीज करो तो वो क्या चीज है जो डिक्रीज हो जाए? तो याद रखना टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। तो मास का इंक्रीज इसको इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड गलत है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। अगर मास बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सो फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम फ्रीक्वेंसी वो क्वांटिटी है जो इंक्रीज इन मास से डिक्रीज हो जाती है। 158 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 158 क्या कह रहा है? 158 तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन माइनस ओमेगा एक्स नॉट रिप्रेजेंट स्पीड एट माइनस ओमेगा एक्स नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड कहां पर होता है? मीन पर होता है। तो माइनस ओमेगा एक्स नॉट रिप्रेजेंट द स्पीड एट मीन। 159 आपके लिए। टोटल एनर्जी फॉर एन ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चार और ओमेगा ओमेगा। देयर आर फोर पार्टिकुलर कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकुलर कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब दादे कि दादा ऑसिलेटर पर लोकेशन डिपेंड न कहीं, दादा ऑसिलेटर पर लोकेशन डिपेंड। पार्टिकुलर कांस्टेंट मीन जो ऑसिलेटर के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करते। देयर आर 5 कांस्टेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ओमेगा और टोटल एनर्जी। ये 5 कांस्टेंट पार्टिकुलर कांस्टेंट है, ये ऑसिलेटर के लोकेशन पे डिपेंड।
तो कुछ और वैल्यूज होंगे। खाना आप समझ गए हो ना? तो आंसर क्या होगा? ऑल पॉसिबल। कहे शाबाश, ऑल पॉसिबल। नॉन, इसमें नॉन है, हम कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं ले सकते जब तक आप रेडियस को स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देते। हम कैसे ले सकते हैं h इज इक्वल टू आर थीटा कि ये दोनों बराबर होंगे? या तो आप कहें कि रेडियस इज 1 मीटर, तो फिर 1.5 इसको 1.5 रखेगा, 2.5 इसको 2.5। लेकिन अगर ये 2 मीटर हो गया फिर तो कुछ और होगा, 3 मीटर हो गया तो कुछ नॉन। क्या? नॉन, ऑल पॉसिबल, नॉन। इसका करेक्ट आंसर है डी। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं और आप ये छोटे छोटे धोखे नहीं कर रहे हैं। 162 two circles of radii 4 meter and 8 meter possess one radian angle, their length of arcs will be। किस तरह रिलेटेड होंगे? अब बताओ शाबाश, गौर से देखें। s इज इक्वल टू आर थीटा, पेज नहीं था सो, अब इस नहीं पेज नहीं इसको समझ, इसकी समझ आ रही है? s इज इक्वल टू आर थीटा जाना पहचाना इक्वेशन है। आपने जब फर्स्ट ईयर में कदम रखा तो पहले चैप्टर में पहला फार्मूला ही यही था आपके लिए, रिलेशन डायरेक्ट और इनवर्स का। एनी हाउ s इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियन और स्टीरेडियन वगैरह में आपने पढ़ा, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जाके पढ़ा। अब इस क्वेश्चन को मुलाहिजा करें, थीटा को फिक्स कर दिया है, कितना ले लिया? कहा कि दो सर्कल में दोनों में 1 रेडियन 1 रेडियन। तो जब थीटा मोहतरम क्या हो गया है? फिक्स्ड, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन बन गया? इट मीन के जिसका रेडियस डबल होगा उसका लेंथ ऑफ आर्क भी, तो सेकेंड स्फीयर का रेडियस डबल है तो सेकेंड का आर्क भी डबल। तो करेक्ट फार्मूला होगा, यहां लिखा है कि R2 इज डबल ऑफ R1, क्योंकि R1 4 है और R2 8 है, तो जैसा ये वैसा वो, लिहाजा S2 विल आल्सो बी डबल ऑफ S1। जब थीटा कांस्टेंट हो गया तो S और R डायरेक्टली हो गए, और जब S और R डायरेक्टली हो गए तो जो रेडियस डबल है उसका आर्क भी डबल होगा और जो रेडियस हाफ है उसका आर्क भी हाफ होगा। और उम्मीद करता हूं आप समझ गए, S2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S1। आप इसको रिवाइंड करें, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप चेक करें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 160 163 प्लीज। 163 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम काफी लेट हो गए। अ बॉडी रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल क्लॉकवाइज, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल क्लॉकवाइज हो, कहां पर सर्कल लोगे? हवाओं में, पेज पर। ऑब्जर्वर के लिए रेफरेंस क्या है? पेज। मैं इस बोर्ड पर लूंगा और ये तो वर्टिकल है, मैं इस पेज पर लूंगा, इस पेज पर अपने सामने सर्कल बनाओ, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। और हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्लॉकवाइज घुमाओ तो अपनी उंगलियां क्लॉकवाइज रखो तो आपका थंब किस तरफ आएगा? इस क्वेश्चन में फ्रेम और रेफरेंस नहीं है, सो हर ऑब्जर्वर के लिए रेफरेंस उसका पेज है। समझ गए हो? तो आपके सामने पड़ा हुआ पेज, उस पर हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज सर्कल, आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज, सो द थंब विल बी डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशन अपीयर्स डाउनवर्ड इफेक्ट, तो इसमें आंसर आता है डाउनवर्ड। 164 प्लीज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी ओमेगा की वैल्यू 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है या मिनट है? सेकेंड है। 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का ओमेगा है, सही होगा। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कितना होगा? इसकी वैल्यू बताओ, लेकिन टाइम कितना? टाइम ऊपर वैल्यू से डिटेक्ट हो सकती है। ये 10 है, 10 की जगह 10, रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाए और सेकेंड की जगह सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में कितना एंगल बनता है? 20 पाए 1 सेकेंड में। तो जब 1 सेकेंड में 20 पाए बनता है तो 2 सेकेंड में 40 पाए, एंड द करेक्ट आंसर इज 40 पाए। 4 पाए नहीं डियर स्टूडेंट्स, 40 पाए इसका करेक्ट आंसर है। 164 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 164 प्लीज। द 164 नो, तो 165, ये 164 था, शायद इससे पहले मैं 163 कर चुका था। माना नंबर गलत होना शो। अभी 165 है ना। 2 वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जानते हो? तो I मोहतरम क्या है? स्केलर है। I क्या है? जब I स्केलर है तो जो डायरेक्शन L का होगा वही डायरेक्शन, क्योंकि हर हाल में इक्वेशन का लेफ्ट और राइट साइड के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। तो जब I स्केलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन का सेम होना लाजमी है।
जैसा कि F इज इक्वल टू ma जानते हो, जब मास मोहतरम स्केलर है तो जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी है। जैसा कि P इज इक्वल टू mv है, जब मास इसके साथ स्केलर है तो P और V का डायरेक्शन मस्ट बी सेम। इसी तरह L इज इक्वल टू आई ओमेगा टेल्स अस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन का सेम होना क्या है, लाजमी है। तो कौन से दो वेक्टर है जिनका डायरेक्शन मस्ट बी सेम? एंड द टू वेक्टर्स माय डियर स्टूडेंट इज L एंड ओमेगा। ऑप्शन डी ठीक है। 166 पे बात करूंगा। टू सिलेंडर्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेम मासेस, उनके रेडियाई क्या का रेशो क्या होगा? तो भाई याद रखना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है और जब मासेस भी सेम है तो याद रखना कि रेडियाई भी क्या होंगे, सेम। कैसे? यो सोल्यूशन यो जजमेंट ही गोरा जजमेंट यो जलेवे में पोएश बिदान। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², सिलेंडर है तो 1/2 है। अब गौर करें, गौर फरमाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे? मास पे और रेडियस पे। जब मासेस दोनों का क्या है और जब इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आ रहे हैं तो इट मीन के रेडियस का सेम होना, क्योंकि अगर मास सेम होते और रेडियस सेम ना होते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी सेम। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, मास भी सेम है तो रेडियाई का सेम होना जरूरी है। और जब रेडियाई सेम है तो इनके जो रेशो है वो क्या होंगे? 1:1 होंगे। करेक्ट ऑप्शन 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। 167 में क्या है? 167 कह रहा है ए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर है और बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर है तो कौन सा ठीक होगा? तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर होता है 1/2 mr² और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर होता है 2/5 mr²। बकौल इनके दोनों के मासेस और रेडियाई क्या दिए हैं? सेम। तो इसका मतलब है इसका कांस्टेंट 1/2 मीन क्या है? 0.5 और ये 2/4, 2/5 मीन 0. तो इट मीन के स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B सही है, आप समझ गए हैं। 168 पे बात कर रहा हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 168। 168 है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन टार्क इज इक्वल टू I अल्फा और D ठीक है। 169 माय डियर स्टूडेंट्स, a body orbiting in 2 meter circle with 8 kg meter square per second, what is the linear momentum? तो रेडियस आपको 2 मीटर दिया है और लीनियर मोमेंटम वो गलवा रहे हैं और ये है 8, तो L इज इक्वल टू आर पी जानते हो ना, तो P इज इक्वल टू L/R 8/2 एंड द आंसर इज 4 kg मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 170 माय स्टूडेंट्स। इफ फॉर अ स्फीयर I इज इक्वल टू AMR², तो A की वैल्यू क्या है ये देखो, स्फीयर के लिए AMR² लिखा है तो 2/5 की जगह क्या है? A है। A इज इक्वल टू 2/5 फॉर स्फीयर I is equal to AMR², but the actual equation is 2/5 mr²। r² की जगह r², m की जगह m, तो a की जगह क्या आता है? 2/5। 171 हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में एक रोटेशन 10 सेकेंड में पूरा करता है तो इसका एंगुलर स्पीड क्या है? तो याद रखिए एंगुलर स्पीड होता है 2π टाइम पीरियड, होता है या नहीं? 2π टाइम पीरियड। और कितने सेकेंड में इसने एक चक्कर पूरा किया? 10 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड 10 पुट करे 2π/10, तो इट मीन इट इज π/5। करेक्ट आंसर π/5। 172। टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैविंग एंगल रेडियन एंगल, दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है और 120 डिग्री होता है, इट इज 2π/3। 2π/3 आपको कैसे पता? तो पाई की वैल्यू पुट करो, हर्ष क्या है? 2 की जगह 2, पाई कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिवाइड बाय 3 और 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 360 डिवाइड बाय 3, तो इससे क्या आता है? तो 122π/3 से आता है। तो रेडियन में ये 2π/3, जो डिग्री में 120 है वो रेडियन में 2π/3 है और करेक्ट ऑप्शन बी है।
173 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियाई। तो याद रखिए ये है डिस्क और ये है रिंग। डिस्क का होता है हाफ mr² और रिंग का होता है सिर्फ mr²। तो mr² कैंसिल एंड द रेशियो इज 1/2। 174 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग विथ 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक था, स्विच्ड ऑफ एंड स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। दो का दे रहे हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 है, स्टॉप का मतलब है कि फाइनल 0 हो गई, और टाइम लिया है कितने सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, आप बताएं अल्फा क्या होगा। तो अल्फा होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। ओमेगा एफ 0, ओमेगा आई 10 और टाइम 5, तो ये होगा -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए अगर ऑप्शन में माइनस हो तो प्लस को प्रेफर ना करें। जब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द बेस्ट आंसर। तो -2 यूनिट्स, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। 175, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में क्या जीरो होता है? क्या एंगुलर मोमेंटम जीरो हो सकता है? जहां मोशन होगा वहां मोमेंटम कैसे जीरो हो सकता है? क्या लीनियर मोमेंटम जीरो हो सकता है? बात ही क्या कर रहे हैं, जब मोशन हो रहा है तो मोमेंटम जीरो नहीं है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो है नहीं, उसका डायरेक्शन बदलता है। लेकिन डेल्टा एल क्या होता है, जीरो। आसान सी बात है, जब यूनिफॉर्म की बात आ जाए एंगुलर मोशन तो टार्क मोहतरम क्या हो जाता है, और जब तक टार्क जीरो हो तब तक एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो तब तक चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है डी, बाकी सब गलत है। 176 डियर स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन, the measuring unit of angular momentum is kg meter square per। angular momentum is measured in kg meter square per। कहां से आता है, L is equal to rp। इसमें यूनिट पुट करें तो r का यूनिट मीटर और इसका यूनिट kg मीटर पर, तो ये बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच, बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। है जनाब पहला क्वेश्चन 195 फिगर वाइज अ स्मॉल ट्रिक। तो ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिला है और आपसे कहा गया है, मैं अभी इसके आपके सामने फिल करूंगा तो आप समझ जाओगे, अभी आप समझ जाओगे डियर स्टूडेंट्स के इसका आंसर क्या है। पहले ट्रायंगल में यहां क्या लिखा है, 5 5 5, इंटरेस्टिंग है, आसान है। और इधर लिखा है 3 3 3, और इधर लिखा है डियर स्टूडेंट 7। आपको दिख रहा है कि यहां क्या है, तो इट मीन के टॉप पे भी क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या होना चाहिए, 7। एक छोटा सा मसला तो हल हो गया। बाकी इस ट्रायंगल में देखिए यहां क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है, इधर क्या है, इधर क्या है। तो जब इधर भी 1 और 4 है, इधर भी 1 और 4 है, तो इधर भी 1 और, समझ आ गई। सो द टोटल नंबर एट द टॉप इज 47। द टोटल नंबर एट द टॉप इज 47 और इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन सी। आई होप आप सुन रहे हैं। और 196 पे बात करूंगा। 196 है लॉजिकल प्रॉब्लम है ये भी। व्हाट इज द अनशेडेड एरिया। ये जो आपके लिए फिगर बना है ये एक सर्कल है और इस सर्कल मोहतरम में आपको एक ट्रायंगुलर शेप भी मिला है इस तरह का। ये एक ट्रायंगुलर शेप है और इस ट्रायंगल को शेड किया गया है, समझ रहे हैं। और यहां से लेकर यहां तक ये फासला आपको 2 मिला है। आपसे कह रहे हैं कि हमें शेडेड एरिया ना बताओ, जो शेडेड नहीं है वो बताओ। सो बताएं जनाब, जो शेडेड नहीं है वो ये है या नहीं है। मैं जिसको ब्लू कर रहा हूं वो अनशेडेड या नॉन शेडेड है, जो भी है अनशेडेड वो एरिया है। ये अनशेडेड है या नहीं है, ये वो एरिया था जो शेड नहीं हुआ। आपके गिवन फिगर में ये शेड नहीं, तो हमें ये जो ब्लू एरिया है ये बताना है। आप गौर से देखें तो ब्लू इज इक्वल टू टोटल सर्कल माइनस ट्रायंगल, है या नहीं है। इसका मतलब है द टास्क इज के जो रिक्वायर्ड एरिया हमें जानना है वो है जनाब सर्कल एरिया, यानी पूरा जो सर्कल का एरिया है, और इसमें जो ट्रायंगल शेडेड है माइनस शेडेड।
तो जनाब जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया सर्कल के एरिया से माइनस कर दो, आपको अनशेडेड मिल जाएगा। और सर्कल का एरिया होता है 4 पाई, सॉरी इट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। और शेडेड एरिया यहां ट्रायंगल है या नहीं है? ट्रायंगल है ना। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। आसान है, मुश्किल नहीं है। आप देखिए पाई की जगह पाई और रेडियस कितना गिवन है, देख रहे हो ना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, तो 4 पाई आ जाएगा माइनस 1/2। ये बताएं इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 2, और इसका परपेंडिकुलर कितना है? मजे की बात यह है कि बेस भी रेडियस के बराबर है तो 2, परपेंडिकुलर भी रेडियस के बराबर है तो क्या होगा? 2 होगा। लिहाजा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द आंसर इज 4 पाई माइनस 2। करेक्ट आंसर क्या है? 4 पाई माइनस 2। क्या इसमें है? 4 पाई माइनस 2, ऑप्शन बी ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। नहीं समझे तो ये अपलोड करेंगे, आप इसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 197 डियर स्टूडेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज सीरीज के क्वेश्चन, और अब हम डील कर रहे हैं 197। 197 क्या है? ये सीरीज का क्वेश्चन है 148 और 257 और 366। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? इट इज नॉट लॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज अ सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। बताएं आंसर क्या है? तो याद रखना, देखो फर्स्ट में लिखा है, लॉजिक है कि फर्स्ट को इंक्रीज करो, सेकेंड को भी इंक्रीज करो, लेकिन थर्ड को एक एक क्या करो? सो द लॉजिक इज इंक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर मैंने सच कहा है तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो 1 के बाद क्या है? तो इंक्रीज का लॉजिक ठीक है। 4 के बाद क्या है? तो इंक्रीज का लॉजिक ठीक है, लेकिन 8 के बाद क्या है? डिक्रीज सही है। ये तो जस्ट कंक्लूजन हुआ, शक हुआ। अब वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में 2 के बाद क्या है? तो इंक्रीज ठीक है। 5 के बाद क्या है? इंक्रीज ठीक है। 7 के बाद क्या है? इट मीन्स के अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो 3 के बाद इंक्रीज मीन 4, और 6 के बाद इंक्रीज मीन 7, और 6 के बाद डिक्रीज मीन, तो 475 इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं इसमें मौजूद है, और ऑप्शन ए है। 198 माय डियर स्टूडेंट्स, 198 पे हम बात करेंगे। और 198 क्या है? ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद है, किधर गया? ई एफ जी, और फिर है आई जे के, और फिर जनाब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। आपने फिफ्थ टर्म बताना है, आपने 2 का नहीं कहना। गौर करें प्लीज। ए बी सी लिया है, सुनिए प्लीज। ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। मैंने कई बार कहा है कि जब भी अल्फाबेटिक क्वेश्चन देखो तो यकीन करें समझने वाले समझदार बंदे होंगे, वो ए से जी तक एक लाइन में लिख के, अगर आपका क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व ना हुआ तो फिर कहना। आप ये ना लिख के तो आसान से आसान क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे और आपका अच्छा खासा टाइम जाया होगा, और वो भी किस्मत की बात होगी कि आप पॉइंट पिक करेंगे या नहीं। इट इज अ ट्रिक एंड यू हैव टू यूज द ट्रिक एंड इट इज अ लॉजिक। यही लॉजिक है कि यू हैव टू फाइंड द इजी वे ऑफ सोल्यूशन। अगर आपका माइंड इजी वे एंड एक्यूरेट वे ऑफ सोल्यूशन ढूंढ सकता है तो आप मेंटली स्टेबल है, परफेक्ट है। एनी हाउ, ए बी सी डी से लेकर जी तक मैंने लिखा। अब देखो ए बी सी पहला टर्म, क्या डी इसमें है? तो इसका मतलब है कि 3 अल्फाबेट्स का टर्म बनाओ और फिर एक स्किप करो। पता चल गया। अब देखो अगर है ई एफ जी, ई एफ जी है तो देखो फिर 3 का टर्म बनाया, सेकेंड, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, फिर उसके बाद क्या एच नजर आ रहा है, यानी 3 का टर्म बनाओ, 3 का टर्म बनाओ, एक स्किप करो, तो 3 का टर्म एक स्किप, फिर आई जे के का टर्म बनेगा थर्ड, तो एल स्किप, और फिर एम एन ओ का टर्म बनेगा, लेकिन इट विल बी द, अब जो जल्दी में होंगे आपकी तरह वो एम एन ओ भी ले सकते हैं, लेकिन जनाब ये फोर्थ टर्म है और हमसे फोर्थ टर्म नहीं मांगा। कौन सा टर्म मांगा है?
हमसे फिफ्थ टर्म मांगा है, तो ये गलत है डियर स्टूडेंट। अब P जो है वो स्किप होगा, तो देखो 3 स्किप 3 स्किप 3 स्किप 3 स्किप, द फिफ्थ टर्म इज दैट इज QR और S, QR और S। मेरे सिर्फ अल्फाबेट्स लिखने से मेरे जहन पे बोझ आया ही नहीं, मैंने सिर्फ देखकर आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। जो ये अल्फाबेट नहीं लिखेंगे, यकीन करें वो पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे, उसके बाद भी रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट, रिजल्ट भी फ्रूटफुल नहीं होगा। सो यू हैव टू राइट फ्रॉम A to Z एट वंस। अच्छा, करेक्ट आंसर क्या है? फिफ्थ टर्म क्या होना चाहिए? 198 QRS, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ लेट मी सॉल्व फॉर यू 199 डियर स्टूडेंट्स। और 199 में क्या है कि अब इसमें शेडेड एरिया बता दो। ये लॉजिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन कहलाते हैं, फिगर वाइज एंड मैथमेटिकल ट्रिक वाइज क्वेश्चन लॉजिकल प्रॉब्लम कहलाते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट इन योर PMC सिलेबस फॉर लॉजिक। सो लॉजिकल प्रॉब्लम का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रेक्टेंगुलर ट्रैक दिया है। इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में दरमियान में एक लाइन खींचा है, और इसमें फिर दरमियान में एक लाइन खींचा है, और फिर इसके डायगोनल में लाए हैं और इसको शेड किया है, और आपसे कह रहे हैं कि शेडेड एरिया बताओ। नाउ व्हाट विल बी द शेडेड एरिया? सबसे पहले तो आपके जहन में आना चाहिए कि सर जो शेडेड एरिया है वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगुलर एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। अब 1/2 तो फार्मूले में फिक्स है, और बेस आप जानते हो कि ये एक साइड जो है ये क्या होता है, और ये साइड जो है ये क्या है। तो बेस और परपेंडिकुलर के वैल्यूज लेके फिगर में आपको वैल्यू गिवन है। अगर आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये आपको कितना मिला है? ये 4 मिला है। अगर रेक्टेंगल का ये पूरा साइड 4 है, और ये जो साइड आपको मिला है ये कितना मिला है, तो फैसला मैं नहीं आप करोगे। आप मुलाहिजा करें, क्या बेस तफसकारी, क्या ये बेस इस 4 का हाफ नहीं है? ये 4 फुल साइड है और बेस इसका आधा है, तो अगर फुल साइड 4 है तो इसका आधा कितना होगा? 2। अगर ये फुल साइड 2 है तो परपेंडिकुलर इस साइड का आधा है, और अगर ये फुल 2 है तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा? यही इवैल्यूएशन आपने करनी है, बाकी एरिया मालूम है। आप समझ गए कि बेस यहां कितना रहा है 2 और परपेंडिकुलर कितना रहा है 1। 2 कैंसल, द आंसर इज 1 यूनिट। समझ गए हो? तो 1 यूनिट इसका सही आंसर है, और करेक्ट ऑप्शन है ए। इसमें करेक्ट ए है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों के साथ साथ मुझे सुन भी रहे हैं। शायद आप बातें ना करें प्लीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 199 के बाद लास्ट क्वेश्चन 200। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे खत्म हो रहे हैं। 200 का क्वेश्चन, इसमें क्या है? आमना इज 12 इयर्स ओल्ड। आमना का जो इनिशियल एज है, फर्ज करो इनिशियल एज ऑफ आमना 12 ईयर। फर्दर इंफॉर्मेशन, शी इज 3 इयर्स एल्डर देन हर ब्रदर। तो इसका मतलब है, गौर फरमाइएगा, इनिशियल एज ऑफ हर ब्रदर कितना होना चाहिए? 9। वेरी गुड। 9 इयर्स ये तो नहीं दिया भाई, जब उन्होंने कहा कि 3 साल ये अपने भाई से बड़ी हैं, तो इट मीन कि इसकी अपनी एज 12 साल है, तो इसके भाई की एज 9 साल होगी। इनिशियल एज ऑफ ब्रदर 9 ईयर। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल एज? क्वेश्चन ये है, फाइनल एज ऑफ ब्रदर, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स, कितने साल? 18 साल के बाद उसकी एज क्या होगी? तो अगर उसकी अभी एज 9 साल है तो 18 साल के बाद 27। समझ गए हो? तो इट मीन इन दोनों को आप ऐड करें, एंड द फाइनल एज आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ हर ब्रदर इज 9 + 18, इट इज 27 ईयर्स। समझ आ गई है? ये 27 ईयर्स करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन सी ठीक है। हम फिर